इमरान भाई, हम सब बैठे हैं इधर और इस वक्त हम अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, एक अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, अपना अपना घर बार छोड़कर, अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर। मसला पता है क्या है? मसला सिर्फ आइन की बहाली, डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन, ये मसला अब सिर्फ इमरान खान का नहीं है और ये सिर्फ पीटीआई का नहीं है, ये मेरा और आपका नहीं है। हम इस वक्त जो 5 लोग 6 लोग बैठे हैं, हमारा कोई जाती मफाद तो नहीं है। हम तो बल्कि सेक्रीफाइस करके बैठे हैं, अपनी अपनी नौकरियों से फारिग होकर, अपना मुल्क छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, पर्चे मुकदमे, दहशतगर्दी के, जेलें, वक्त, हर चीज। मसला इमरान खान का भी नहीं है। अगर ये जो इस वक्त सिस्टम है, जो इस वक्त परले दर्जे की फाशिस्ट अप्रोच के साथ ये आए हुए हैं, हमारा मीडिया मीडिया ने सबसे पहले, ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, और उन प्रेशर ग्रुप्स को एक्टिव होना पड़ता है। क्या मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या हमारे एंकर्स दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इस जाली निज़ाम को और इस फिस्ताई निज़ाम को, जो कि गैर आईनी है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें? क्या मीडिया पर जो पाबंदियां लग रही हैं, कि हमारे दोस्त एंकर्स मीडिया मालकान के चुंगल से निकलकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे इस सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्टोर करने के लिए, इस फिस्ताई निजाम के खिलाफ? क्या तमाम एंकर्स सिर्फ एक दिन स्ट्राइक पे चले जाएं, एक दिन, उनकी कोई नौकरी खतरे में नहीं जाएगी, एक दिन स्ट्राइक पे चले जाएं सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे के लिए, तो क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? इतने सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो ऑफ एयर हो गए, उनको फारिग कर दिया गया। मीडिया मालकान जो हैं वो करोड़ों से अरबोंपति हो गए इश्तिहारात के जरिए। और लेकिन हमारे जो एंकर्स दोस्त हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पब्लिक ओपिनियन मेकिंग करना, वो इस बारे में बात ही नहीं करते। क्या वो अपने प्रोग्राम्स में काली पट्टियां बांध के नहीं आ सकते? एक सिंबॉलिकली क्या वो ये काम नहीं कर सकते? ये उनको करना चाहिए। ये कोई इमरान खान का, मेरा और आपका मसला नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मसला है। नंबर 1 मीडिया, फिर उसके बाद सहाफती तंजीमें, क्या वो कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? ये बिल्कुल नहीं कर सकते गिरफ्तार, ठीक है? और मूवमेंट ऐसे नहीं चलती होती। एक बात, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, अगला प्रेशर ग्रुप होता है बार एसोसिएशन, वकला। उनको कौन रोक रहा है? वो क्यों नहीं स्ट्राइक करते? वो क्यों नहीं हफ्तावार हड़ताल पे जाते? वो 2 घंटे की, 4 घंटे की अलामती स्ट्राइक क्यों नहीं शुरू करते? क्या जुडिशरी मस्मार हो रही है? क्या उनको कोई फिक्र नहीं है? क्या ये मेरा और आपका मसला है? क्या ये इमरान खान का मसला है? क्या ये पीटीआई का मसला है? उनके जो साथी जजेस हैं, जो जिनको भरोसा था कि भाई असल बेंच और बार जुड़े हुए होते हैं, क्या वहां पे जो पपेट्स जजेस ला के बिठा दिए गए हैं, ये सारे वकला उनके सामने जाके जी हजूरियां करते हैं? क्या उनका ख्याल नहीं है? क्या उनको एहसास नहीं है? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो वकला निकलें, अलामती स्ट्राइक पे चले जाएं? हफ्ते में हर हफ्ते 2 घंटे की अलामती स्ट्राइक, उसके बाद आगे चलें। उसके बाद अगली जो है वो होती हैं ट्रेड यूनियंस। हर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, आधी आबादी जो है वो आपकी 2 वक्त की रोटी से महरूम हो चुकी है। 12.5 करोड़, 50% की आबादी। क्या हमारे कारोबारी ताजर हजरात, क्या वो स्ट्राइक नहीं कर सकते? क्या वो इसमें शरीक नहीं हो सकते? क्या वो, जब उनको थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है मिल ओनर्स को, वो तो जाके आर्मी चीफ से मिलके अपना रिलीफ ले लेते हैं और कानून भी तब्दील करवा लेते हैं? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो इसके बाद आगे आ जाए, हमारे किसान हैं। क्या किसान सड़कों पे नहीं आ सकते? उनके साथ क्या कुछ नहीं हो सका? तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं,
वो बैठे ये हैं बड़ी और आपने ये खूबसूरत कहना। बातें की हैं साबिर भाई, और ये सारे वो चीजें हैं जो एक पुरअमन तरीके से आप अपना प्रोटेस्ट करके जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऐसा ही कर है। सकते। इसमें कोई आपका जलाओ घेराव नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, बल्कि आप पुरअमन एहतजाज से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन खालिद जमील भाई, हाँ हम ये देखते हैं कि एंकर्स में तो इत्तेहाद ही नहीं होता। वो तो कह रहे होते हैं अच्छा है ये इमरान रियाज बड़े डॉलर कमा रहा है, एक हसद वैसे ही बड़ा आ जाता है। वो कहते हैं ठीक है इनको इसको रगड़ा लग रहा है, लगने दो। साबिर शाकिर बाहर बैठा है तो अच्छी बात है, हमारे लिए स्पेस बन गई, किसी और को उनकी जगह प्रोग्राम में बैठना मिल जाएगा तो वो तो उसके तो वारे नहीं आ रहे। वुकला तंजीमें उनकी आज भी मैंने सुना है वो डीएचए वालों के साथ प्लॉटों की कोई अग्रीमेंट वगैरह भी हो गया है, वो अपने खुश हैं, उन्हें प्लॉट्स मिल गए हैं। तो जहां हम लोग अपने अपने जाती मफादात की खातिर बैठे हुए हैं सारे, तो वहां पे जो साबिर भाई की तजावीज हैं उन पे कौन अमल कराएगा? यहाँ तो हमारी आपस के इख्तिलाफात ही नहीं खत्म होते, हम तो कहते हैं अच्छा दूसरे को रगड़ा लग रहा है तो ठीक है। देखिए, माजी में अगर आप देखें ना, दो तरीके आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। मैं जर्नलिज्म के तनाजुर में बात कर रहा हूँ। जब पाकिस्तान में भुट्टो साहब की हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने जसारत अखबार को बंद किया था, जो समझा जाता था कि जमात इस्लामी का मतलब एक तर्जमान अखबार समझा जाता था। लेकिन उस वक्त फिर तमाम जो सहाफती तंजीमें थी, जो मालकान की भी थी और जो PFU टाइप जितने भी थे, सब ने हड़ताल की, एहतजाज किया और उसको बहाल करवाया। फिर आगे आ जाते हैं ज़ियाउल हक दौर में, मसावात अखबार को बंद किया गया। मसावात जो है वो पीपल्स पार्टी का तर्जमान समझा जाता था। उस वक्त भी तमाम सहाफती तंजीमों ने बशमूल मालकान की और बशमूल जो मीडिया वर्कर्स हैं उनकी सब के सब ने जो है कि वो हड़तालें की, मुजाहरे किए, एहतजाज किए और हुकूमत को फैसला वापस लेना पड़ा। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में कि अच्छा ये जो है कि ये प्रो इस्लामिस्ट हैं या ये प्रो जिहादिस्ट हैं या ये एंटी गवर्नमेंट हैं या ये नजरियाती तौर के ऊपर मुखालिफ हैं, तो जी ये तो सियासी वर्कर हैं, ये फलाने हैं टिमकाने हैं। नहीं, ये देखा गया कि वो सहाफत करते हैं, सोच अपनी है, नजरिया अपना है, आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं ना सियासी तौर के ऊपर। एक इदारे में आप चले जाए, वहां पे आपको हर जमात के सपोर्टर मिलेंगे, लेकिन अब टैग कर देना। अब बदकिस्मती से हुआ यह है कि ज़ियाउल हक के दौर में, हालांकि वहां पर देखो पीएस पार्टी के ऊपर कितना उन्होंने उनके लीडर को सजाए मौत दे दी, फांसी पे चढ़ा दिया, लेकिन उस वक्त भी वहां पे सबने मिलकर प्रोटेस्ट किया। अब बदकिस्मती से ये हो गया है कि अब हमने अपनी यूनियंस भी, हमारी तंजीमें भी, हर चीज जो है कि या तो वो रियासत की इदारे जो हैं कि उनके वो बी टीम बन के रह गए हैं, या फिर ये है कि हमने अपने आप को इतना जो है कि वो टैग लगा दिए हैं कि अच्छा जी ये फलां जमात का है, ये फलां का सपोर्टर है, ये फलां का है, इसके लिए आवाज उठानी है, इसके लिए जिसको हमें अच्छा लगता है ठीक है, जो अच्छा नहीं लगता उसके खिलाफ जो है कि आप खुद साख्ता कहानियां भी गढ़ के आप प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें तो वेल एंड गुड। अगर जो आपको आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे बुरी बात लगती है जो हुकूमत या हुकूमत के हमायती हैं उनको यह है कि आप आइन और कानून की बालादस्ती की बात अगर आप करें। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप जब भी आइन और कानून की बालादस्ती की बात करेंगे वो अपोजिशन को सूट करती है, क्योंकि अपोजिशन हमेशा जो है जेर अताब होती है। तो आपको अपोजिशन उस वक्त सपोर्ट कर रही होती है या अपोजिशन आपके लिए आवाज उठा रही होती है या अपोजिशन आपकी आवाज में आवाज मिलाती है। तो अब होता यह है कि माजी में ये नहीं होता था कि सहाफियों को ये कहते थे कि जनाब कि आप फलां सियासी जमात के करिंदे बन गए हैं या उनके जो है कि आप माउथ पीस बन गए हैं। अब हो ये गया है कि हम इतना ज्यादा इसके डिवीजन अंदर पैदा कर दी गई है कि अब वो टैग कर दिया गया अच्छा जी कि ये सोच है तो अच्छा ये अपोजिशन के जनाब इसको तो रगड़ा लगाएं, इसको तो बिल्कुल वही करें। 9 मई के अंदर आता है तो साफी को 9 मई में डाल दें, हम आपके साथ हैं। ये तर्ज अमल बड़ा खौफनाक है। दूसरा तर्ज अमल जो इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर देखे, एंकर्स कोई बाकायदा एसोसिएशन बनी है लेकिन वो ढीला ढाला सा स्ट्रक्चर है। हमारे प्रेस क्लब या हमारी जो यूनियंस है या हमारी इवन मालकान की PBA है, APNS है या CPNE एडिटर्स की है, वो भी गैर फाल होकर रह चुके हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो अभी साबिर शाकिर बात कर रहे थे कि इतना ज्यादा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस दे दिया हुकूमत ने कि अब हमारा जो बिजनेस मॉडल है ना जर्नलिज्म का, जो ये सब के सब इदारे हैं, ये आप चले जाएं 60 से लेके 90 और बाज़ जगहों पे 100% इन्हिसार इनका हुकूमत की फंडिंग पर है। जहां पे आपका रोजी रोटी जो है कि वो हुकूमत की फंडिंग के ऊपर डिपेंड कर रही हो, तो फिर आप हुकूमत का
आलाकार बन के रह जाते हैं। अच्छा, माजी में भी हुकूमत के इश्तिहारात पर इन्हिसार होता था, लेकिन उस वक्त होता यह था कि अगर किसी एक का इश्तिहार बंद हो रहा है तो तमाम अखबारात जो है कि वो क्या करते थे, अपना हाफ पेज या तो ब्लैक कर देते थे, या क्वार्टर पेज ब्लैक कर दिया, या क्वार्टर पेज हाफ पेज के ऊपर एक इश्तिहार छाप दिया एहतजाज का, या क्या। अब टीवी के अंदर मुझे माजी में याद है, मुशर्रफ दौर में इस्लामाबाद में साबिर शाकिर को भी याद है कि हम क्या करते थे, हम सड़क पे जाके बैठ के प्रोग्राम कर देते थे, क्योंकि पेमरा ने टीवी चैनल्स बंद कर दिए थे। तमाम के तमाम प्रेस क्लब एंकर जाके बैठते थे, प्रोग्राम अपने रोड शो करते थे, और फिर जब टीवी ऑन हुए तो बाजू के ऊपर स्याह पट्टियां बांध के बैठना शुरू कर दिया। अब तो हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम स्याह पट्टियां बाजू पर बांध कर भी नहीं बैठ सकते स्टूडियो के अंदर। यहाँ पे अब इतना मसला खराब हो चुका है। तो इसमें अब निकलने के लिए मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा जो आपने डीएचए का हवाला दिया कि हमारा प्रेस क्लब के भी जब भी हर साल इलेक्शन आते हैं तो आप लाहौर का देख लें, इधर देख लें, मुल्तान देख लें, कराची देख लें, तो कोई ना कोई नई हाउसिंग सोसाइटी का और किसी ना किसी जो है कि वो एक्सटेंशन और एक्सपेंशन का आ जाता है सोसाइटियों और प्लॉट का, जी अब मजीद इतने प्लॉट मिल रहे हैं जी, और उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है। तो वही काम आपको ये जो बार एसोसिएशन है वहां पर भी आपको प्लॉटों की सियासत आ गई। आपके साथ भी यकीनन ये होता होगा, मेरे साथ भी बहुत होता है कि अक्सर मुझे जो हमारे सीनियर्स हैं, जो कुछ हमारे खैर ख्वाह भी होते हैं, वो फोन करते हैं, मैं समझाते हैं तुम लोग किस चक्कर में पड़ गए हो, आप लोग आराम से अपना आपको सेफ करो, ये करो वो करो, जनाब आप क्यों चेंज की बात करते हो, आपको पता है ये मुल्क ऐसे चल रहा था, ऐसे ही चलता रहेगा, आपके सीनियर सहाफी भी इसी तरह ही आगे मामलात लेके चलते हैं, तो आप लोग जो चेंज के ख्वाब देख रहे हो ये कभी नहीं आ सकता। तो यकीनन आपको भी इस तरह की बहुत सी बातें सुनने को मिलती होंगी। आप उसके बावजूद भी ये समझते हैं कि नहीं चेंज आना चाहिए, चाहे उसकी वजह से कुछ प्रेशर्स भी फेस करने पड़े? अच्छा, मुझे सिर्फ बहुत सारे साफी दोस्त नहीं समझाते, मुझे और भी पाकिस्तान की बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियात हैं, उन्होंने भी मुझे बिठाकर समझाया कि भाई तुम्हारा कैरियर है, तुम्हारा मुस्तकबिल है, किन चक्रों में पड़ गए हो। इमरान रियाज ने तुम्हें कुछ नहीं देना, साबिर शाकिर ने कुछ नहीं देना, तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, लिहाजा इस तरफ आओ, स्टेट के साथ खड़े हो जाओ। और मुझे समझ ही नहीं आई कि वो स्टेट, चूंकि मैंने खुद पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, मैं जानता हूं कि स्टेट किन चीजों से मिलकर स्टेट बनती है। इवन जो आजाद कश्मीर के ऊपर मैं जिन मामलात को रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं कि मुझे बहुत सारी धमकियां दी जा रही हैं और बहुत मुश्किल है, यानी पहली दफा मुझे लग रहा है और मुझे खौफ हो रहा है इन सारी चीजों से कि जनाब आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी, बोलना नहीं है। मैं आपको जी जी कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं एक बात बताऊं ना आपको, पाकिस्तान के अंदर आज तक चूंकि कश्मीर में 2 अवामी एक्शन के प्रोटेस्ट कवर किए हैं और मैंने 2-2.5 सालों में इस अवामी एक्शन कमेटी को बनते हुए देखा है, पाकिस्तान के अंदर आज तक सही डिबेट हुई नहीं है, डिस्कशन ही नहीं हुई। इमरान खान ये बातचीत कर रहा है कि भाई मेरा मसला नहीं है, मैं जेल के अंदर बंद हूं, मैंने अपनी इनिंग्स खेल ली है, तुम्हारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो रही है, ये तुम्हारे ऊपर एक कंट्रोल है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बाहर आकर कहती है तुम लोग बाहर निकलोगे तो इमरान खान छूट जाएगा। खान कह रहा है मैंने छूटना ही नहीं है, मुझे थोड़ी देर साइडलाइन कर दो, अपने बुनियादी बेसिक राइट्स तो क्लेम करो कम से कम। और पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए या जितने भी एहतजाज हुए, वो एक लीडर इसलिए मनोवर करने में कामयाब हो गया कि लोगों को समझ नहीं आई उनके बेसिक राइट्स क्या है। आजाद कश्मीर के अंदर ये 33 रुकनी अवामी एक्शन कमेटी है, ये 33 के 33 आज रात को पकड़े जाएं, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 4000 बंदा गिरफ्तार कर लें, 1% फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये उन्होंने कहा है कि जनाब 29 तारीख रात 12 के बाद कश्मीर नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। उसके बाद कोई दुकानदार भी अपनी मर्जी से दुकान नहीं खोलेगा। सड़क के ऊपर मेरे दोस्त हैं, वो गाड़ियां चलाते हैं, आप यकीन मानेंगे वो खुद गाड़ियां नहीं चलाते, असातिज़ा इकराम खुद स्कूलों के अंदर नहीं जाते। ओवरसीज कश्मीरियों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमने छुट्टियां ले ली हैं, हम इस प्रोटेस्ट को मॉनिटर करेंगे कश्मीर के अंदर, अगर इन्होंने कोई भी किस्म का क्रैकडाउन अवाम के ऊपर किया तो हम बरतानी हाईकमीशन के बाद चले जाएंगे। तो ये एक इंडिविजुअल एक रिएक्शन होता है, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है कि जहां पर आप सफोकेट इतना हो जाते हैं कि आप आवाज उठाते हैं कि भाई ये क्या ड्रामा है, ये क्या कहानी है। वो चीज पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से मिसिंग है। पाकिस्तान की अवाम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, जो चीज जी वो उन्हें बुनियादी राइट्स के ऊपर पाकिस्तान में कॉन्सेंसस ही नहीं है। पाकिस्तान में लोगों को ये समझ ही नहीं है कि जी मोहसिन अख्तर कियानी साहब का कमेंट मुझे याद आ रहा है, कल उन्होंने अपनी अदालत में कहा, मेरे ख्याल में मीना खान अफरीदी बात कर रहे हैं, थोड़ा ये सुन ले फिर आगे बढ़ते हैं जी, कि वो इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग कि कोई और लड़ाई लड़े और शामिल हो जाए। सुनते हैं जी मीना खान। इमरान खान आपसे प्यार करता है, इमरान खान आपसे टूट के इश्क करता है,
मुझे फख्र है कि जो लीडर आज 2 साल से आपके लिए जेल के अंदर है, उसकी पहली बुशरा बीबी, उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, वो जेल में है। उसकी बहनों को जेल के अंदर डाला गया, उसके बांझों को जेल में डाला गया। हसन नियाजी आज भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर है, हमारे असीरान कैद के अंदर है, लेकिन कौम शिकस्त नहीं मान रही। 26 नवंबर को 14 लाशें तुम लोगों ने गिराई। कौम ने पूछा गोली क्यों चलाई, तुम समझे कौम डर जाएगी, कौम डरी नहीं है। फिर तुम्हारे साजिशें स्टार्ट हो गई। बाजवड़ में ऑपरेशन, काटलंग में ड्रोन अटैक, तिरा में नन्हे बच्चों को जेट तैयारों से शहीद किया गया। तुम क्या समझते हो तुम्हारा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। इंशाल्लाह कायद कहता है कि नो ऑपरेशन तो नो ऑपरेशन इंशाल्लाह ताला। हाथ उठा के बताया चाहते हैं कि नो ऑपरेशन, सारे नो ऑपरेशन, तो फिर मुजाहिमत होगी इंशाल्लाह ताला। और साथियों, हम अपनी क़यादत को भी कहते हैं कि बस हो गया, 26 नवंबर के बाद बस हो गया। इसके बाद मुजाहिमत करेंगे इंशाल्लाह ताला, इस्लामाबाद का रुख करेंगे इंशाल्लाह ताला, जाएंगे सारे और अपने अजीम कायद इमरान खान को रिहा करा के आएंगे इंशाल्लाह ताला। मीना खान आफरीदी भी वही बात कर रहे हैं जो भी इमरान रियाज भाई कह रहे थे, जो उससे पहले सुहेल आफरीदी ने कही कि दोबारा इस्लामाबाद जाने की बात, क्या ये एक एप्लीकेबल ऑप्शन हो सकता है? इमरान भाई, इसका रिस्क दोबारा लिया जा सकता है पीटीआई की तरफ से? क्योंकि खान साहब तो बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि ये गोलियां मारते हैं, इस्लामाबाद जाएंगे, तो लिहाजा अब वो इसकी तरफ बार बार कॉल नहीं दे रहे। अब हो सकता है ऐसा दोबारा कॉल दें? अच्छा जी, पहले तो मैं ना जरा जो बात आप कर रही थी, बाकी हमारे साथी भी कर रहे थे, उस पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस पे बहुत लोग टारगेट करते हैं। देखिए, मैं क्या था, मैं आपके साथ काम करता था समीना एक चैनल में, बिल्कुल नॉर्मल मैं जर्नलिज्म कर रहा था, हर चीज नॉर्मल चल रही थी। मैंने डंडे की बात मानने से इनकार किया था। मुझे इससे पहले भी बड़ी दफा रिक्वेस्ट की गई कि इमरान भाई इंडिया का ये है, इसको जरा जवाब देना है। वो मेजर गौरव आर्या ने इमरान भाई बकवास की है, इसको जवाब देना है। इमरान भाई बॉर्डर के ऊपर ये इशू हो गया है, आप जरा चल के कवर कर लें। इमरान भाई हम चाहते हैं कि आप जाकर देखें कि सियाचिन में हमारे सिपाही कैसे रहते हैं। तो मैं काम कर रहा था ना, जो कॉपरेट करने वाली चीजें थी उनमें मैं कॉपरेट कर रहा था बतौर एक जर्नलिस्ट, एक पाकिस्तानी, ठीक है। लेकिन आप मुझे जबरदस्ती डंडे के जोर के ऊपर गाली देकर कहेंगे कि ये काम कर, तो फिर इमरान रियाज तो नहीं करता, उसे गोली मारो, जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो, फिर मैं तो नहीं मानता हूं। मैं शरीफ आदमी हूं, लेकिन मेरा कोई शराफत का इतना बड़ा दावा भी नहीं है कि मैं बहुत ही शरीफ हूं। मैंने इन्हें पहले दिन ये बात समझाई, यार मुझे दीवार के साथ ना लगाएं, मुझे अपना काम करने दें। जब ये पनामा आए थे, ये सारे आए थे, ये तब भी फाइलें फूलें बांटते थे सारों को। ये सारी चीजें हमने भी तब कवर की थी। इन्होंने सब सहाफियों को लिंक बना के दिए थे कि जनाब वो नैब में फलां जगह पे फलां ऑफिसर लगा, वो आपको उससे जाके आप पूछ लें, इधर से पूछ लें। तो हम तो सहाफी हैं, हमें तो भी जहां भी खबर मिलेगी हम जाएंगे। तो नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ निकला हमने उस पर बिलीव किया। उसकी वजह यह थी कि शरीफ खानदान ने हमें जवाब देने की बजाय पैसा ऑफर किया था। वो ये कहते थे कि जनाब आपको चाहिए कि आप ये बताएं। हम ये कहते थे जनाब इन सवालों के जवाब दो। वो आज तक उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए आज तक। तो मैं, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, खालिद भाई, बाकी जितने और लोग हैं, सौराब हैं, बाकी हम सबको पूरा यकीन था कि यार ये इनकी 2 नंबरी की हुई है, जवाब ही नहीं दे रहे। क्लेवरी फाउंड वाली बात है, इनके झूठ हर दूसरे दिन पकड़े जाते थे। और एक एक केस बना शरीफ खानदान पे, एक एक केस, जरदारी पे भी एक केस। ये एक एक दो केसों के अंदर ये निपट जाते थे। वजह क्या है? केसेस जेन्युइन थे और केसेस दुरुस्त थे। इमरान खान के ऊपर अगर केसेस दुरुस्त होते तो 300 केस ना देने पड़ते। वो भी अगर सच्चा केस होता, जायज केस होता, तो वो भी एक आधे केस में निपट जाता।
इन्होंने हमें डंडा दे के जबरदस्ती करके कहा कि नहीं तुम इमरान खान को मारोगे। मैंने कहा जी मैं तो नहीं करता, मैं ये काम नहीं करता जब तक कि मैं अपने आप को मुतमईन नहीं करूंगा। और हमने इमरान खान से भी सवालात पूछे, उसने हर सवाल का जवाब दिया, हम अपना काम करना शुरू हो गए। और देखें, हम जब काम कर रहे थे तो हम प्रॉपर एक तरीके से काम कर रहे थे जिस तरह सब काम करते हैं। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि जनरल बाजवा ने और नदीम अंजुम ने ये जिद पकड़ ली थी कि हमने इनसे करवाना है, उन्होंने पकड़ पकड़ के हमें अंदर डालना शुरू कर दिया। हमें इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि मार मार के हमें ये बना दिया। अब मुझे आप ये बताएं ना, हमें तो उन्होंने एक पार्टी बना दिया पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। हम देखें, ये पॉलिटिकल पार्टी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में, कल ये इक्तदार में भी आ जाएंगे। लेकिन हम जो सहाफी जिनके ऊपर जुल्म और जबर किया गया, जिनकी नौकरियां छीनी गई, जिनके अकाउंट बंद कर दिए गए, आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए गए, जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया, जिनको रुस्वा किया गया, जो मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, जिनमें एक शहीद हो गया, ये सारे तो एक मुस्तकिल पार्टी बन गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त को रोएगी, क्योंकि अब इमरान, रियाज और साबिर शाकिर इनको वो चीज कभी नहीं इनके लिए करेंगे जो माजी में हम सोचते थे कि यार ये लोग पाकिस्तान के लिए भला सोचते हैं। अब हमें एग्जैक्टली पता है कि इन्होंने हमें क्या कहा। भाई मुझे इन्होंने कैद के अंदर कहा कि हमारा मुल्क है, हमारा कब्जा है, यार हम जो मर्जी करें, तुम हमें लगते हो। ये क्या मतलब? उन्होंने कहा हमारा मुल्क है, हम खुद फैसला कर लेंगे कैसे चलाना है, हम जानते हैं मुल्क कैसे चलाना है, छोड़ दो तुम, हम बताएंगे किसने हुकूमत करनी है किसने नहीं करनी। ऐसे तो ये मुल्क को चला रहे हैं। इससे पहले अगर मुझे कोई गलत फहमी थी मेरे दिमाग के अंदर कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानियों के हक में है, तो वो गलत फहमी मेरी दूर हो गई। और जहां तक ये बात करते हैं डॉलरों की और पैसों की, मेरे तो चैनल के कॉपीराइट ही नहीं है, जो मर्जी उठाए उठा के मेरा चैनल चलाए। आज मैंने ही लिंक दिया हुआ है आप सबको, जो मर्जी उठा के चलाए, पूरे पाकिस्तान में चैलेंज है, मेरी जो मर्जी वीडियो उठाओ, जहां मर्जी चलाओ। जिन्होंने पैसे बनाने होते हैं वो ये तो नहीं करते। और जितना पैसा ये मुझे इलेक्शन से पहले ऑफर कर रहे थे, जितना पैसा मुझे ये इलेक्शन से पहले ऑफर कर रहे थे, इतना पैसा शायद मैं सारी जिंदगी ये काम करके नहीं कमा सकता। मैं अगर कैलकुलेट करूं ना तो 38 साल कम से कम मुझे लगेंगे, अगर बहुत ज्यादा पैसे कमाऊं तो वहां उसके करीब पहुंचने में, जो पैसा मुझे ये चंद दिनों में ऑफर कर रहे थे। मामला पैसे का नहीं है, मामला इज्जत का है, मामला गैरत का है, मामला मेरे मुल्क का है, मेरे लोगों का है। मैं ऐसे अकेला थोड़ी लड़ रहा हूं, मेरी कोई जमीन की लड़ाई है, ये करोड़ों लोगों की लड़ाई है। भैया पीछे नहीं हट सकते, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ा। आपने मार मार के तबाह बर्बाद कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज इमरान खान की मुखालफत में पाकिस्तान की सियासी क़यादत और फौजी क़यादत जगह जगह सजदे करती है जाके। कभी बरतानिया में सजदे करते हैं, कभी यूरोप में सजदे करते हैं, कभी अमेरिका में सजदे करते हैं, कभी मिडिल ईस्ट में सजदे करते हैं। ये एक एक दर पे जाके सजदा करेंगे इस मुखालफत के चक्कर में, क्योंकि 25 करोड़ लोग इनकी बात नहीं मान रहे। ये सिर्फ लोगों ने फैसला करना है। जिस दिन लोग प्रॉपर तरीके से निकले ना, जिसको निकलने का हक बोलते हैं, तो ये आपको जुतियां छोड़ के भागते हुए नजर आएंगे। सारे सूरमा जो यहाँ बने फिरते चढ़े होके, इनकी टके की औकात नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूं, ये सारे इकट्ठे हो जाएं। ये इमरान खान जो इस वक्त जेल काट रहा है, जिस सेल में पड़ा हुआ है ना, आप इनमें से इन्हें अपना बहादुर आदमी दो उठा के, उसको डाले उस सेल के अंदर, ये चंगड़े मार के बाहर निकलेगा। जिधर इन्होंने मुझे रखा है ना, जिधर मुझे रखा है, डीजी आईएसआई को बोलो 3 दिन वहां गुजार के दिखाए, सिर्फ 3 दिन उसी हालत में रहे जहां मैं रहा था। वो नदीम अंजुम रिटायर हो गया ना, जिसने मुझे रखा था, वो 3 दिन उस जगह पे रह के दिखाए जहां उसने मुझे रखा था। मैं मान जाऊंगा उसको वहां रह सकता है। वो बेशर्मी की इन्होंने इंतहा की। एक आदमी को मारते हो मारते हो मारते हो मारते हो, उसके बाद कहते हो कि ये मुल्क का दुश्मन है, गद्दार है। ये जब रिटायर होंगे ना, समीना पाशा बहन, मैं आपको कह रहा हूं, ये जब रिटायर होंगे ना, यही फौजी किताबें लिखेंगे और ये कहेंगे कि हम एक सहाफी को मारते थे और वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था, फिर हम उसको और मारते थे और हम उसे मार के कहते थे कि तू पाकिस्तान जिंदाबाद ना बोल, तू चिल्ला। हम तेरी वीडियो बना रहे हैं किसी की सेटिस्फेक्शन के लिए, तेरी वीडियो उसको भेजनी है हमने, ताकि उसके दिल को तसल्ली हो, उसके सीने में ठंड पड़ जाए कि हम तुझे मार रहे हैं। ये इन्होंने किया मेरे साथ। ये मेरे से गिला कर सकते हैं और ये मेरे से बेशर्म आंखें नहीं मिला सकते। ये मेरा सामना नहीं कर सकते, ये सामना नहीं कर सकते मेरा। ये
जो इन्होंने इमरान भाई, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, जिस चीज से आप लोग गुजरे हैं इसी वजह से आप लोग आज खुद ऐसा लग रहा है कि एक जंग लड़े। हालांकि सहाफी का काम तो बेचारे का जंग लड़ना नहीं होता, वो तो अपना काम ही करना चाहता है, लेकिन आपको जब खुद इस नहज पर ले आया जाए जहां पे ऐसे दीवार से लगा दिया जाए कि वो आप ही की जंग बन जाए, तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बहरहाल अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे जी। मीनवाइल हमें ज्वाइन कर लिया है जुल्फी बुखारी साहब ने, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जुल्फी बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, वेलकम कहते हैं आपको जी प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? जी बिल्कुल परफेक्ट, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है और खैरियत से हैं, उम्मीद करते हैं। आप ये बताइएगा, आज ये बड़ा जबरदस्त किस्म का जलसा भी हो रहा है, आप अगरचे दूर है लेकिन जाहिर है कि आपके साथ भी वैसे भी ये पिछले दिनों मैंने ये स्टोरी पढ़ी, आपकी जायदादें नीलाम करने की बात हो रही है, कुर्की की बात हो रही है, तो ये भी जाहिर है सब चीजें इसी तनाजुर में आ रही हैं कि जिस तरीके से आप लोग सब भुगत रहे हैं कुछ ना कुछ, तो ये भी उसी की एक कड़ी है, तो उससे उसके लिए भी आपके साथ इज़हार हमदर्दी। लेकिन आज जो ये जलसा हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं आप, कितना बड़ा पैगाम जा रहा है और क्या आपकी यहाँ पर रहते हुए फीलिंग्स हैं? देखिए, जहाँ तक नीलामी की बात है जो पहले अक्टूबर को हो रही है, अगर वो हो तो ठीक है, वो एक हमारी स्ट्रगल का हिस्सा बनेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, ट्वीट किया है कि खान पे हर चीज़ कुर्बान और पाकिस्तान पे हर चीज़ कुर्बान, जो सबकी स्ट्रगल है। और जहाँ तक ये जलसे की बात है, देखें जलसा आज पेशावर में हुआ है क्योंकि हमारी हुकूमत है। अगर ये जलसा आप पाकिस्तान के किसी कोने में भी इजाज़त दे दें और रुकावटें ना डालें, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि केपी से भी बड़े जलसे, पेशावर वाले भी से भी बड़े जलसे होंगे। मसला ये है कि ये जो एक टैक्टिक है कि हम सिर्फ सोचें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ केपी और पेशावर में हमें इजाज़त है जलसे करने की, और वो भी क्योंकि हमारी अपनी हुकूमत है। लेकिन रातों को तो सबके घरों में रेड्स पड़े हैं, मेरे अपने घरों में, ताया के घरों में, बाकी सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, शेख वकास साहब, बाकी सबके घरों में रेड्स पड़े हैं कर रात, और पुलिस आई है और वगैरह। तो मतलब है कि ये पेशावर का जलसा है। सोचिए अगर ये पंजाब का जलसा होता तो ये हमारे साथ ये क्या क्या करते हैं। तो ये एक दलील है कि इस वक्त क्या सस्तायत है, फैशिस्ट एक किस्म की एक डिक्टेटरशिप लगी हुई है। वो तो एक हम हर रोज कहानी सुनते हैं। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब, आप लोग जो कि बाहर बड़ा इंटरनेशनली बड़ी एफर्ट्स कर रहे थे, आपने भी उसमें बड़ा किरदार अदा किया, कोशिश कर रहे थे इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसके हवाले से आवाज पूरी दुनिया में बुलंद हो सके। यूएन में भी आप गए, अमेरिका से भी बड़ी उम्मीदें थी और बाज लोग कह रहे थे कि ट्रंप साहब आ जाएंगे तो शायद कुछ हालात बदल जाएंगे। तो ये चीजें अब हमें नजर आ रहा है कि उल्टा हुकूमत बैनुल-अक़वामी महाज पे बड़ी सरगर्म हो गई है, बड़ी उन्हें पजीराई मिल रही है, और वो तो ये तासुर दे रहे हैं कि बाहर तो हमें लेजिटिमेसी भी मिल गई है और हमें एक्नॉलेज भी किया जा रहा है। तो क्या आप लोगों की एफर्ट्स जो इंटरनेशनल महाज पर थी वो नाकाम हो गई हैं? क्यों इस हुकूमत पे कोई दबाव नहीं पड़ सका इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? वेल, आई थिंक अगर आप बोलें कि हमारी एफर्ट्स एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर इस वक्त नाकाम है, तो ये इसमें कोई शर्मनाक या कोई गलत बात तो है नहीं। देखें, बहुत से लोगों ने एफ़र्ट्स की होंगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैंने की हैं, लेकिन जो मेन आपकी इंटरनेशनल एफ़र्ट्स हैं वो यही, जैसे कि कल मेहदी हसन का जो इंटरव्यू था उसने एक ही चीज़ कोट की थी, यूएन की जो आर्बिट्री डिटेंशन की जो वर्डिक्ट थी, ठीक है। तो ये वो वर्डिक्ट निकालना, और वो भी एक वन साइडेड वर्डिक्ट। अगर प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम की निकाल के देखें या बाकी प्राइम मिनिस्टर्स की, किसी की भी इतनी वन साइडेड वर्डिक्ट नहीं है, जो ओपिनियन नहीं है जो खान साहब का यूएन का था। और अब हम बच्चों को भी और बाकी को भी, बीवी के ऊपर भी टॉर्चर किया है, कांग्रेस में भी बात की है, यूके पार्लियामेंट में भी बात की है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी उठाया मसला। यू आर अप अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि दे हैव प्लेड देयर कार्ड्स वेल, और हमें इसमें तंसीम करना हो। उनके पास जितनी रिसोर्सेज हैं खेलने के लिए, वो हमारे पास तो नहीं है ना। अब प्रेसिडेंट ट्रंप अगर इलेक्शन से पहले हमदर्दी दिखा रहे थे खान साहब की तरफ, पाकिस्तानियों का वोट, उस पर मैं अभी सर्वे भी करा रहा हूँ कि कितने पाकिस्तानी जो जनरली एक डेमोक्रेट्स के वोटर हैं, उन्होंने रिपब्लिकन्स को वोट दिए,
कौन सी स्विंग स्टेट्स रिपब्लिकन्स की तरफ गई हैं, खान साहब की तरफ, ये आपको जाके पता चलेगा अभी मिड टर्म इलेक्शंस में, पहली चीज़। और इसमें कोई शक नहीं है कि पहले उन्होंने खान साहब का एक सिंपैथी कार्ड दिया हुआ था कि हमें उम्मीद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब कि सेटकॉम जनरल के साथ अगर मैं लिस्ट करता जाऊं, उनको दहशतगर्द देना, उनको उनके साथ माइनिंग की पैक्ट करना, उनको क्रिप्टो का पैक्ट देना, इंडिया के साथ क्रिप्टो के इंसेंटिव देना, इंडिया को डाउन प्ले करने का या इंडिया को कॉर्नर करने के लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन प्ले है। अफ़गानिस्तान में हमें एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं आ रही कि क्या है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कार्ड है जिसमें पाकिस्तान बहुत एक इन्फ्लुएंस रखेगा। अब एक ऑपोजिशन पार्टी, और जो हम नहीं है, हम ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं है क्योंकि हमें ऑपोजिशन भी नहीं करने देते, तो एक पार्टी जो बिल्कुल जिसका नाम भी लेना गुनाह है इस वक्त, आई थिंक उसके मुकाबले में अगर आप एफर्ट्स देखें पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के, वो फिर भी बहुत ज़्यादा हमें उनको मतलब कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए और हर चीज़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो मटेरियलाइज नहीं हुई। लेकिन मटेरियलाइज होने में देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, ये ओवरनाइट चेंज हो सकती है। हमारे साथ नहीं हुई, क्या हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे नहीं थे, लेकिन ओवरनाइट चेंज हुई ना। सो इसमें ना उम्मीदी की बात नहीं है, इसमें बात यह है कि जारी है। अच्छा जुल्फी, ये भी बताइएगा कि जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, पहले उनके आने के हवाले से भी बड़ी खबरें गर्म रही, बड़ा यहाँ पे माहौल भी बन गया, हाइप क्रिएट हुई थी। अब वो भी ऐसे लग रहा है कि मामला कहीं बीच में रह गया है। क्या मसला सिर्फ वीजे तक रुका हुआ है? फिलहाल उनकी तरफ से क्या मजीद स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसको भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे कि उनका क्या किरदार होता है। देखिए, जो मेरी अभी लास्ट उनसे बात हुई है वो बिल्कुल तैयार है आने के लिए, लेकिन उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। अगर गवर्नमेंट दिखा दे कि उनको वीज़ा दिया गया है और वो नहीं आ रहे, तो फिर इस पर कोई कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू या कोई उस पर कोई गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन जब वीज़ा ही नहीं है तो क्या वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए आए, किसके ज़रिए आए? वो उनको लीगल चैनल से ही आना होगा ना, और तो लिहाजा आप उनको वीज़ा ही नहीं दे रहे, जो उनका हक है। ऑनलाइन वीज़ा होते हैं, हर चीज़, उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। सिंपल इज़ दैट। वीज़ा दें और अब फिर बात करें अगर वो आते हैं या नहीं आते। आप में से भी कोई सवाल कर सकते हैं इमरान भाई, अगर आपको जुल्फी बुखारी से कोई सवाल करना है। जी, आपकी आवाज म्यूट है मेरे ख्याल से इमरान भाई। जी, इंटरनेशनली जो स्ट्रेटेजी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बजाय लास्ट ईयर तक तो वो ठीक लग रही थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है ना, गवर्नमेंट ऑफर बहुत कुछ कर सकती है। दे हैव सिक्योरिटी फोर्सेज, उनके पास कुछ वसाइल भी हैं, उनके पास अपनी फॉरेन पॉलिसी भी है जिसको वो मोल्ड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास हमेशा ऑफर करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। देखना ये है कि पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर्स को हैंडल करने के लिए पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो कितना कुछ पाकिस्तान का दाव पे लगा देते हैं। सवाल ये है ना, नॉर्मली होता ये है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, इनके ऊपर पॉलिटिशियंस कभी भी अपने मुल्क की चीज़ों को दाव पे नहीं लगाते, लेकिन जब भी डिक्टेटर्स आते हैं तो वो दाव पे लगा देते हैं। जैसा कि परवेज मुशर्रफ ने वही किया जो उसके रिजीम को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी था, जैसा कि ज़ियाउल हक ने वही किया जो उसके रिजीम को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी था, और इसी तरह याह्या खान ने भी यही किया। और अब आप जितनी मर्जी तनकीद करें नवाज शरीफ पे, बेनज़ीर भुट्टो पे, लेकिन याद रखिएगा कि उन्होंने मुल्क का सौदा नहीं किया, मुल्क का सौदा हमेशा डिक्टेटरों ने किया। ये जितने भी आपके पॉलिटिकल लोग हैं, इन पे आप करप्शन के चार्जेस लगा सकते हैं, इन पे आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चार्जेस लगा सकते हैं, इनके ऊपर आप डिफरेंट किस्म के चार्जेस लगा सकते हैं। करप्शन तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी करती है, वो सारी करते हैं, कोई भी इसमें दूध का धुला हुआ नहीं है। ये भी करप्शन ही है ना कि आपके मुकाबले में कोई नहीं आ सकता, यानी आप मार्केट के अंदर कंपटीशन ही खत्म कर देते हैं अपना बिजनेस खड़ा करके। तो ये भी एक तरह की करप्शन है, मॉरल करप्शन अलग होती है। तो ये करप्शन को अगर आप एक साइड पे रख दें, तो पाकिस्तान का जब जब सौदा किया और पाकिस्तान को जब जब नुकसान पहुंचा, ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ये कभी सियासतदानों ने नहीं किया। पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है उसको पता होता है कि वो दोबारा भी इक्तदार में आ सकते हैं आवाम की हिमायत से, लेकिन उन्होंने वोट लेने होते हैं ना लोगों से,
ये नौकर होते हैं, इन्होंने नौकरी करनी है, चले जाना है। हमारे पास तो यही चांस है, अब हम बैठे हुए हैं तो अब हम इसी तरह ही रह सकते हैं इकतदार में कि अपने इकतदार को ये नौकर है ना, इन्होंने नौकरी करनी है, चले जाना। मैं बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा, आपके सिचुएशन तो आपके सामने, हम भी उसको देख रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बची है जिसको आप इंटरनेशनली अब एक वेपन के तौर पे, या अपनी कोई नेक्स्ट मूव आप कहेंगे जी अब हम ये करने जा रहे हैं, इससे हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? क्योंकि आप कुछ भी करें, एज फार एज अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी फौज के साथ दे आर हैप्पी, तो आप कुछ भी करें उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इमरान भाई देखें, बात यह है कि पूरी दुनिया ने उठ के फ़लस्तीन को अभी रिकॉग्नाइज किया है। उससे पहले यूएन ने कोई स्टेटमेंट्स दिए गाजा के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर, लेकिन उस पर कोई यूएन जो है उसके पास कोई एक्सिक्यूशनरी पावर एज सच नहीं है। जहाँ तक फ्यूचर की है, बिल्कुल 2-3 रोड मैप्स हैं मेरे पास। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर 2-3 मीटिंग्स फिर से लाइन अप हो जाएं तो अमेरिका का एक और विजिट होगा, और मार्च में इंशाल्लाह या आई थिंक फरवरी में यूरोपियन यूनियन का और यूएन के एक इंशाल्लाह हम बहुत बड़ी एक कैंपेन वहाँ लॉन्च करेंगे, जो खान साहब की वही आर्बिट्री डिटेंशन को आगे फॉलो अप एक होगा। लेकिन क्योंकि इस साल वो हो नहीं सका, तो ये अभी अगले साल आई थिंक नेक्स्ट डेट है फरवरी की, तो इंशाल्लाह वहाँ भी और ब्रसल्स में भी इंशाल्लाह यूरोप की तरफ हम अपना रुझान करेंगे, और अमेरिका को भी फिर से हम वहाँ लॉबी और बाकी जगह, हमें देखें ये एक ओवरनाइट टिल्ट तो नहीं होगा, हमें मसलसल लगा रहना होगा मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर। लेकिन याद रखें, मुल्क के बाहर भी नोशन तब चेंज होता है जब मुल्क के अंदर से आवाज़ आ रही हो। मैं ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी मीटिंग्स वाइट हाउस में भी हुई थी इस दफ़ा चंद महीने पहले, और जिन सीनियर्स के साथ हुई थी, उनको फीड किया गया है कि इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जी फौज का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ग्राफ तो सबसे ऊपर है। उनको ये चीज़ फीड की गई है सर्विस के साथ, प्रूफ के साथ। तो अब ओनस हमारे पे आ रहा है कि हम अभी नए सर्विस बनाएं, दिखाएं कि जी मकबूलियत खान साहब की है। और जैसे कि इमरान भाई ने बात की है कि मैंने जो पहली चीज़ उनकी बिल्कुल डिटो कॉपी बोली थी कि गवर्नमेंट के पास बेशुमार चीज़ें होती हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को असिस्ट करने के लिए, मोल्ड करने के लिए और हेल्प करने के लिए। आते साथ ही उन्हें 3 दहशतगर्द दे दिए। तो हम तो अभी दहशतगर्द निकाल के तो नहीं दे सकते ना। आते साथ ही उन्हें बोला क्रिप्टो सारा आपका और आपके जाननशीनों का। आते साथ ही वो एक ऐसी माइनिंग कंपनी ले आए जिसका टर्नओवर कोई 6 मिलियन है। 6 मिलियन तो जो पाकिस्तान में बड़ी दूध कंपनीज है वो ज्यादा टर्नओवर बनाती हैं। तो मतलब है कि आप चीजें देखें जो उनके पास इंटरनेशनल हालात भी ऐसे हो गए कि जहां ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की जो रीजनल इंपॉर्टेंस है उसमें भी उन्हें जरूरत पड़ी। तो ये डेफिनेटली ये बात तो इम्पोर्टेंट है कि उनको भी उस वक्त क्या सूट करता है, उन्होंने ये भी देखना है। जाहिर है उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखना कि पाकिस्तान में क्या इस वक्त जज्बात है, बल्कि उन्होंने ये देखना उनके मुल्क के हिसाब से उन्हें क्या सूट करता है। तो ये बिल्कुल एक रेलेवेंट बात है। जी खालिद भाई, आप कुछ जी जुल्फी बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खालिद जमील मैं बोल रहा हूँ। ये मुझे जरा बताएं, आप ये नहीं समझते कि आपके पास सबसे बड़ा जो पावरफुल टूल था, जो यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट थी बेसिकली इमरान खान के केसेस से मुतालिक, जिसमें 6 माह के अंदर अंदर उन्होंने कहा था कि आप ये करके रिपोर्ट भी करें, उस 6 माह के गुजरने के बाद एक प्रेशर बिल्डअप किया जाना चाहिए था एविडेंस के साथ सारा का सारा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है यूनाइटेड नेशन का कि जो आपको इंटरनेशनली हर फोरम के ऊपर, चाहे आप यूरोपीय यूनियन जाएं, चाहे आप बरतानिया की पार्लियामेंट में जाएं, अमेरिका, कनाडा के कहीं भी जाएंगे, तो एक ऐसी चीज आपके हाथ में है कि जो इंटरनेशनली वैलिडेटेड और लीगल डॉक्यूमेंट है, कि वो आपको जरा अर्ली उसके ऊपर जो है फॉलो अप करना चाहिए था, इनिशिएटिव लेने चाहिए थे। कि अभी रिसेंटली खतूत लिखे गए उसी रिपोर्ट के तनाजुर के अंदर कि जी कुछ भी नहीं हुआ, और इसके ऊपर अब उनके रिपोर्टर्स जो स्पेशल हैं वो इसके ऊपर कार्रवाई करें। अगर ये जरा अर्ली हो जाता तो आप ज्यादा बेहतर नहीं समझते कि इसमें बहुत ताखीर कर दी आप लोगों ने? नहीं खालिद भाई, मैं आपको जरा आपके फैक्ट्स जरा ठीक करता हूँ। जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसमें यूएन सिर्फ गवर्नमेंट को लिखती है कि जी हमें अपडेट दें। हमारी तरफ से, क्योंकि हम हर रोज शायर तो नहीं करते, लेकिन हर रोज हमारे वकील जिनने ये कामयाबी पाई यूनाइटेड नेशंस में, वो हर उसी मौके पे उनको लिखते रहते हैं, मजीद उनको
डॉक्यूमेंटेशन, फैक्ट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स, बाकी चीजें वो बार बार उनको लिखते रहते हैं। लेकिन याद रखें कि यूनाइटेड नेशन सवाए मुल्क पाकिस्तान को लिखने के लिए कि हम आना चाहते हैं, और अगर वो मुल्क बोले कि फैसिलिटेट ही ना करे या जवाब ही ना दे, यूनाइटेड नेशंस उससे आगे कुछ अनफॉर्चुनेटली कर नहीं सकती। अब जो मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि फरवरी में एक मौका मिलेगा जहां हम यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर ये बात कर सकेंगे, यूनाइटेड नेशन से डायरेक्ट सवाल पूछ सकेंगे। आई थिंक फरवरी है या एंड ऑफ फरवरी है, और उस पर आप देखेंगे कि एक पूरी कैंपेन इंशाल्लाह हमने तैयार की हुई है जब हम डायरेक्ट, लेकिन हमने बार बार उनको ईमेल्स लिखी हैं कि इस पे फॉलो अप दें हमें, इस पे जवाब दें हमें, इस पे ये करें हमें। लिहाजा जो अभी हम यूएन पे गए हैं, जो हमने बुशरा बीबी पे और खान साहब के ऊपर, वो एक अलहदा डिपार्टमेंट है यूएन का, वो उसका स्पेशल रेपर्टोयर है ऑन टॉर्चर एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो ओपिनियन नहीं देता, उनको हम सिर्फ जगाते रहते हैं कि ये पूरी रिपोर्ट। अब वो पूछेंगे पाकिस्तान से कि ये हमें कंप्लेंट आई है खान साहब के बच्चों से, आप बताएं इसमें क्या सच है क्या झूठ। फिर वो वापस लिखेंगे, उनके रिप्लाईज वो फिर मुझे भेजेंगे कि ये चीजें आप बताएं कि इसका क्या एक प्रोसीजर होता है, इसको आप फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते। अनवर इब्राहिम की जब मैं आपको मिसाल दे दूं कि अनवर इब्राहिम की जब डिसीजन आई थी, वो 6.5 साल जेल में था, और उसकी डिसीजन आई थी 2 साल बाद, तो उसके साथ 4.5 साल बाद वो फिर भी यूएन कुछ भी नहीं कर सकी उस तरीके से। यूएन के पास एक्सिक्यूशनरी पावर्स नहीं है। गाजा पे पिछले 2 साल से वो चीख रहे हैं, कह रहे हैं, रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं, वर्डिक्ट्स जारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर पाए? जब तक मुल्क आपके साथ ना हो, जब तक मुल्क खड़े नहीं हुए। राइट, थैंक यू सो मच जुल्फी बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आई गेस आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो प्लीज हैव अ सेफ ड्राइव। थैंक यू।